बात कर रहे हैं, राइट। मैंने आपको बताया था कि दो वेव्स की डिफरेंट डिफरेंट फ्रीक्वेंसी होती है ना। नो टू सोर्सेज कैन हैव द सेम फ्रीक्वेंसी। मैंने आपको ये भी बताया था कि दो CFL अगर आप परचेज करते हैं सेम कंपनी के, है ना, फिलिप्स के ही परचेज करते हैं, स्टिल दे कैन नॉट हैव द सेम फ्रीक्वेंसी। इस हिसाब से आपको इंटरफेरेंस देखने को नहीं मिलेगा, एंड वो वाकई में होता है। हम लोग इंटरफेरेंस हमारे कमरे के अंदर नहीं देख पाते। इमेजिन कीजिए आपके कमरे के अंदर एक ट्यूबलाइट भी होगा, आपके कमरे के अंदर एक CFL भी होगा, आपके कमरे के अंदर हो सकता है LEDs भी लगे हुए हों, है ना। यू मस्ट बी हैविंग डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेस आपके पास काफी सारे हो सकते हैं, स्टिल यू डोंट सी इंटरफेरेंस। क्यों? आखिर ऐसा क्यों? बिकॉज दे हैव डिफरेंट डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज। ऐसे सिचुएशन में इंटरफेरेंस को देखना बहुत बहुत कठिन हो जाता है, राइट। इंटरफेरेंस को समझने के लिए लाइट सबसे अच्छा एग्जाम्पल है ना। इसीलिए लाइट जब अगले साल आपके पास आएगा, मैंने अगले साल से मतलब मैं बार बार क्लास 12th की बात करना चाह रहा हूं, है ना। नेक्स्ट ईयर मतलब जब आप क्लास 12th में हैं, तो तब आपके पास जो लाइट का टॉपिक आएगा उसमें आपको जब दिखाया जाएगा ना, मैंने एक्सपेरिमेंट अगर आपके स्कूल में हुआ तो आपको जब दिखाया जाएगा इंटरफेरेंस क्या होता है, तो यू विल सी यार ये तो बहुत शानदार है। इमेजिन यू आर इन ऑडिटोरियम, है ना। याद है आपको एक साइंस का ऑडिटोरियम, जब अपन स्पेस की फीलिंग लेते हैं, हम लोग नीचे लेट जाते हैं एंड देन यू सी द स्टार्स एंड द कॉन्स्टलेशन इन द होल डोम, है ना। तो वो जो सीन होता है ना, बिल्कुल इट अपीयर्स लाइक दैट ब्यूटीफुल, है ना। तो लाइट का इंटरफेरेंस तो बहुत खूबसूरत होता है बच्चों, बट वो आपको कुछ महीनों में जो है अभी सिखाया जाएगा, है ना। बट फिलहाल हम लोग इंटरफेरेंस समझ रहे हैं सिर्फ और सिर्फ किसके लिए? साउंड के लिए एंड स्ट्रिंग के लिए, है ना। इन दोनों के लिए जो है हम लोग इंटरफेरेंस को समझ रहे हैं, राइट। तो सबसे पहली कंडीशन इंटरफेरेंस के लिए आपको क्या रखनी है? दैट इज द फ्रीक्वेंसी मस्ट बी सेम फॉर बोथ द सोर्सेस। क्या समझ रहे हैं बात को? क्या फ्रीक्वेंसी सेम रखेंगे बोथ द सोर्सेस की? अब आप कहेंगे कि सर अगर ये चीज प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं थी, है, आप ऑब्वियसली ये चीज कहेंगे कि सर अगर ये चीज प्रैक्टिकली पॉसिबल है ही नहीं, यानी कि नो टू सोर्सेस कैन बी कोहेरेंट, देन आप कैसे कह रहे हैं कि कोहेरेंट बना लेंगे उनको? देयर आर सर्टेन मेथड्स बच्चों, वो कुछ महीनों बाद जब आप लाइट पढ़ेंगे तब आपको सिखाया जाएगा, है ना। फॉर नाउ जस्ट बिलीव कि दो सोर्सेस जो हैं उनको उनकी फ्रीक्वेंसी सेम है एंड दे आर मेकिंग दीज टू वेव्स, है ना, स्ट्राइकिंग एट अ सिंगल पॉइंट। ठीक है, तो मैं ये मान रहा हूं कल की तरह यहां से एक वेव आ रहा है, यहां से एक वेव आ रहा है, दे आर मीटिंग एट दिस पॉइंट एंड देन अनदर न्यू वेव इज गेटिंग फॉर्म। दिस इज y1 and this is y2 and we are getting y net. We know y net is actually equals to y1 plus y2. हमें यही करना है। यहाँ पे कोई सोर्स होगा S1 एंड यहाँ पे कोई सोर्स होगा S2. Now these two sources can be sources of light and can be sources of sound as well. याद रखिएगा। And these two can be sources of string as well. ठीक है, दो रस्सी के माध्यम से भी हम वेव्स को ऐड कर सकते हैं, दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम। ठीक है, अब इन दोनों की जो इक्वेशन कल हम लोगों ने लिखी थी, है ना, हम उसी इक्वेशन को फॉलो करेंगे, ज्यादा कुछ नहीं। मैंने आपको बताया था वी विल राइट y1 इक्वल्स टू a1 sin, यहां मैंने ओमेगा 1 लिखा था बट अब मैं इसको ओमेगा t लिख रहा हूं बिकॉज़ आई एम कंसीडरिंग कि जो इनकी फ्रीक्वेंसी है वो सेम है, माइनस के इंटू x1 प्लस 5, ठीक है। क्योंकि ये कुछ दूर आ गया होगा वेव, है ना, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक पहुंचने में इसने कुछ x ट्रेवल किया होगा, इसलिए x1 यहाँ पे लिख रहा हूं, ठीक है। सिमिलरली y2 की जो इक्वेशन यहाँ पे बनेगी इट विल बी a2 sin ओमेगा t। देखो फ्रीक्वेंसी सेम रखी है बिकॉज आई एम कंसीडरिंग दीज टू सोर्सेस एज कोहेरेंट सोर्सेस, है ना। तो ओमेगा t माइनस के x2 प्लस 5/2। मैं ये मान रहा हूं कि ये जो सोर्स है और ये जो सोर्स है ये दोनों अलग अलग पोजीशन पे रखे गए हैं, तो इसने डिस्टेंस x2 ट्रेवल की होगी और इसने डिस्टेंस x1 ट्रेवल की होगी। पक्की बात है दोनों x1 x2 बराबर तो नहीं ही होंगे। हाँ, ये जरूर कह सकता हूं कि phi1 phi2 पॉसिबल है 0 हो जाए, बट मैं जनरल कंडीशन बना रहा हूं, इसलिए मैंने किसी भी चीज को जबरदस्ती सेम नहीं किया, मैंने एम्पलीट्यूड भी सेम नहीं किए, मैंने ओमेगा भी शुरुआत में डिफरेंट रखे थे क्योंकि मैं जनरल केस बनाना चाहता था, और ऑब्वियसली phi1 phi2 भी
डिफरेंट रखे। अब ऐसे सिचुएशन में आपको इन दोनों वेव्स का एडिशन करना है। यू नीड टू सुपर इम्पोज दीज टू वेव्स। सुपर इम्पोजिशन यानी कि एडिशन ऑफ टू वेव्स विच इज डन बाय वेक्टर मेथड, है ना। जैसे एसएचएम में सीखा था बिल्कुल वैसा का वैसा ही यहाँ पे भी हम करेंगे, ठीक है। बट बिफोर दैट वी प्रोसीड, मैं आपको बताना चाहूंगा जैसे कल बताया था, दिस पर्टिकुलर इज नोन एज θ1, इसे कहते हैं फेज ऑफ फर्स्ट वेव। दिस पर्टिकुलर इज नोन एज θ2, दैट इज फेज ऑफ सेकंड वेव। तो मैंने आपको बताया था if I will find out delta theta, that is θ2 minus θ1, it can be written as देखना ध्यान से, it can be written as k into x2 minus x1 या x1 minus x2 whatever it is plus phi2 minus phi1। जरा ध्यान से देखिए क्या हमारा डेल्टा थीटा इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम है ना। इफ डेल्टा थीटा is independent of time, then I can say sources are coherent, then I can say sources are coherent। मैं बोल सकता हूँ कि जो sources हैं वो कैसे होंगे, coherent sources होंगे, ठीक है। तो ये तो थी सबसे इंपॉर्टेंट बात। अब आगे की बात करते हैं। हो सकता है phi2 और phi1 जीरो हो, है ना, पॉसिबल है। तो when phi2 is equal to phi1 is equals to 0, then the above relation can be written as delta theta is equals to 2 pi by lambda। k को मैं 2 pi by lambda लिख सकता हूँ into delta है। वेरी सिंपल है ना, वेरी सिंपल। अब ध्यान से समझना इनका मतलब क्या हो। इस रिलेशन को अक्सर बच्चे याद रख लेते हैं बट ये नहीं समझ पाते कि आखिर ये रिलेशन पता क्या है। वाकई में नहीं समझ पाते बच्चों, बहुत ये रिलेशन सब बच्चे को याद होता है बट इसको पता नहीं होता कि इससे आखिर मिल क्या है। मैं समझाता हूँ, ध्यान से देखिएगा और इस हर चीज को देखिए। अगर हम साथ साथ हैं, है ना, तो मैं कोशिश यही करूंगा कि आपको हर एक छोटी चीज के बारे में इतनी डेप्थ में नॉलेज हो कि आप खुद कहें कि नहीं सर हमें हर चीज का मतलब पता है। ध्यान से देखिएगा, ये वाला जो पॉइंट है आपका, है ना, let me say this is particle 1 and let me say this is particle 2, ठीक है। आप मुझे बताइए इसका x1 कितना है ना, आप कहेंगे सर 0। मैं आपसे पूछता हूँ इसका x2 कितना, आप कहेंगे कितना, दिस इज एक्चुअली दिस कंप्लीट इज लैम्डा ना, तो ये λ/2 होगा, तो आप कहेंगे सर λ/2। अब मैं आपसे कहता हूँ बच्चे डेल्टा x बताओ, डेल्टा x इज x2 minus x1, तो आप कितना बताएंगे, λ/2 बताएंगे। अब मैं आपसे कहूंगा इन दोनों के बीच में एंगल का फर्क बताइए, डेल्टा थीटा। ऑब्वियसली यहाँ पे कुछ ना कुछ थीटा होगा, यहाँ पे कुछ ना कुछ थीटा होगा, लेट दिस बी θ1, दिस बी θ2। तो मैं डेल्टा थीटा कैलकुलेट करना चाहता हूँ, दैट इज θ2 minus θ1। तो उसका डायरेक्ट फॉर्मूला लिखा है 2 pi by lambda into λ/2, लैम्डा 2 कैंसिल, आंसर विल बी पाई। जरा चेक करके देखिए कि क्या ये एंगल इन दोनों के बीच का वाकई में पाई है। तो यस, मैं चेक कर लेता हूँ। ये 0 डिग्री होता है, ये साइन का ग्राफ है तो ये π/2 होता है, ये पाई होता है, ये 3π/2 होता है एंड ये वाला पॉइंट जो है ये 2 पाई होता है। इसीलिए तो पूरी साइकिल कंप्लीट होती है। तो यस, दिस इज पाई और वही चीज प्रूव कर दी हम। आया नहीं आया पहले ये सोचिए, ठीक है। इसी तरीके से ये तो एक एग्जांपल था सिर्फ ये बताने के लिए कि अगर आपको दो पार्टिकल्स के बीच की डिस्टेंस पता हो, है ना, यानी कि इस पॉइंट का और इस पॉइंट का अगर आपको पाथ डिफरेंस पता हो, इसको कहते हैं हम डेल्टा एक्स को पाथ डिफरेंस। दिस इज पाथ डिफरेंस, ठीक है। धीरे धीरे फील आएगी बेटा, ध्यान रखिएगा। एंड डेल्टा थीटा को क्या कहेंगे हम, फेज डिफरेंस, ठीक है। और अगर आपको याद हो एसएचएम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो अगर ये पार्टिकल ऊपर जाता था तो ये पार्टिकल नीचे जाता होगा, और अगर ये पार्टिकल नीचे जाता होगा तो ये पार्टिकल ऊपर जाता होगा। उस हिसाब से फेज डिफरेंस इनके बीच का पाए, ठीक है। ये एसएचएम पॉइंट ऑफ व्यू से हो गया, दोनों साथ साथ चल रहे हैं एसएचएम और ये वेव, तो ध्यान दीजिएगा। अब मैं आपसे कुछ और नया पूछना चाहता हूं, जैसे एक और एग्जांपल ले रहा हूं, ठीक है। अब मैं आपसे इधर का एक जो पार्टिकल है पार्टिकल 3, है ना, और इधर का जो पार्टिकल है पार्टिकल 1, ठीक है, मिड पॉइंट ये, ठीक है। मैं चाहता हूं आप इन दोनों के बीच का डेल्टा थीटा बताएं, है ना। मुझे दिख तो रहा ही है आंसर क्या है, बट मैं चाहता हूं कि आप अपनी मेहनत से करें, ठीक है। आपको ये पता होना चाहिए ये यहां से यहां तक जो दूरी है ये पर्टिकुलर आधा λ/2, ये λ/4, तो दिस इज 3 λ/4, ठीक है। मुझे पता होना चाहिए। अब मैं लगाऊंगा फॉर्मूला डेल्टा थीटा इक्वल्स टू 2 पाई बाय लैम्डा इनटू डेल्टा एक्स, यानी कि 3 λ/4
4, तो लैम्डा ने लैम्डा को काटा, 2 से 2 कैंसिल हुआ, ध्यान से देखिए 3 पाई बाय 2, वही आ गया जो हम लोग यहाँ पे ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं। बहुत सिंपल है बच्चों, बहुत ज्यादा सिंपल है, इसके अलावा और कुछ नहीं है ना। तो 1 से 3 तक का ये हमारा डेल्टा थीटा आ गया। सिमिलरली अगर मैं 4 तक के लिए डिमांड करूं, है ना, डेल्टा थीटा इफ आई कैलकुलेट फ्रॉम 1 to 4 देन इट विल बी 2 पाई बाय लैम्डा इनटू डेल्टा एक्स में मुझे जो है लैम्डा ही डालना होगा, क्योंकि यहाँ से लेकर यहाँ तक जो डिफरेंस है वो लैम्डा ही है, हेंस एंगल विल बी 2 पाई। तो आंसर आ जाएगा डेल्टा थीटा का 2 पाई, सिंपल है। ठीक है, तो इस फॉर्मूले का आपको मतलब वाकई में पता होना चाहिए। ठीक है, इस फॉर्मूले का अगर आपको मतलब समझ में आ गया, उसके बाद फिर आपको कुछ भी नहीं करना। उसके बाद आप क्या करेंगे, ध्यान से देखिए, मैं आपको सीधे सीधे फॉर्मूला बाकी सारे रटवा देता हूँ। इसके बाद आपको याद है फेजर डायग्राम बनवाया था आपसे, है ना, आपको फेजर डायग्राम बनवाया था इस तरीके से। ठीक है, अगर जिन बच्चों ने वहां पे कहीं ना कहीं डिफिकल्टी फील की हो तो एक बार फिर से रिवाइज कीजिएगा फेजर डायग्राम, मैं फिर से समझाने की कोशिश करूंगा। 2 इक्वेशन है आपके पास, है ना, छोटा फेज आप हमेशा यहाँ रखेंगे, छोटा फेज आप हमेशा यहाँ रखेंगे। मैं मान रहा हूं छोटा फेज θ1 है एंड बड़ा फेज θ2 है, तो वो यहाँ, और इन दोनों के बीच का, है ना, इन दोनों के बीच का जो फेज का डिफरेंस है वो डेल्टा थीटा। ध्यान से देखिएगा बेटा, है ना बच्चों, ये आपका A1 एम्पलीट्यूड, ये आपका A2 एम्पलीट्यूड, और इन दोनों के बीच का एंगल डेल्टा थीटा जो अभी आपने निकाला, है ना। ये फेज θ2 था, ये फेज θ1 है, इन दोनों का डिफरेंस ही डेल्टा थीटा है। ये एम्पलीट्यूड A1, ये एम्पलीट्यूड A2। आपको सिखाया था रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड हमेशा बीचों बीच कहीं पे होते हैं, है ना, बीचों बीच यानी कि कहीं भी इन दोनों वेक्टर्स के बीच में हो सकते हैं, इस चीज को ध्यान में रखिएगा। तो मैं लिख सकता हूं a net is equals to a net का स्क्वायर इक्वल्स टू a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 cos डेल्टा थीटा। यही मैंने आपको उस वेक्टर्स वहां पे एसएचएम में भी सिखाया था और वेक्टर्स में भी सिखाया था। treat both of these amplitudes as the vectors and the phase difference as the angle between those vectors and apply the resultant वाला फॉर्मूला, सिर्फ और सिर्फ रिजल्टेंट वाला फॉर्मूला लगाएंगे। और फिर इसके बाद if you want to calculate this angle, that is angle alpha, then do what? Do this. Tan alpha is equals to a2 sin delta theta upon a1 plus a2 cos delta। बस ये लगा दीजिए, है ना, इस तरीके से आपको tan अल्फा भी मिल जाएगा। ठीक है, अब tan अल्फा क्यों निकालना है, क्योंकि जो y नेट की नई इक्वेशन है ना वो इसी से बनेगी बेटा, है ना, जो y नेट की नई इक्वेशन है वो इसी से बनेगी। ध्यान से देखिए, y नेट की जो इक्वेशन है वो होगी a नेट, है ना, साइन ऑफ जो भी छोटा फेज था आपने यहाँ लिखा था वो लिखिएगा पूरा का पूरा, जैसे छोटा फेज आप θ1 को मानते तो θ1 यहाँ लिखने में आएगा, प्लस अल्फा एंगल आपको जोड़ देना है, क्योंकि अल्फा एंगल पे ही जाके a नेट यानी कि y नेट की इक्वेशन आएगी। तो दिस इज हाउ वी कैन राइट डाउन द न्यू वेव का इक्वेशन। ठीक है, तो ये तरीका होता है नेट एम्पलीट्यूड बताने का। अब क्योंकि आपने इंटेंसिटी पढ़ ली ना बेटा, है ना, क्योंकि आपने इंटेंसिटी पढ़ ली है तो यहाँ पे जो है आपको इंटेंसिटी का भी एक फॉर्मूला बनाना पड़ेगा अलोंग विद दीज 3, है ना। ये 3 वही हैं जो एसएचएम में थे। एसएचएम में इंटेंसिटी का कोई रोल नहीं था, बट अब इंटेंसिटी का रोल आ जाएगा। तो इंटेंसिटी का रोल अगर आएगा तो इंटेंसिटी का फॉर्मूला कैसे होगा देखिएगा। अब लोगों ने देखा इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड का स्क्वायर। ध्यान से सोचिए, इंटेंसिटी का फॉर्मूला याद कीजिए तो आपको पता चल जाएगा इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड का स्क्वायर, है ना। बाकी सारी वैल्यूज इन दोनों वेव्स के लिए कांस्टेंट बैठ रही हैं तो उनको मैंने इग्नोर कर दिया, है ना। तो अब जहां जहां पे एम्पलीट्यूड स्क्वायर लिखा है वहां मैं आई लिख दूंगा। So I will write here I net, है ना, here I will write I1, here I will write I2 plus twice of root under I1 root under I2 and cos delta। ये मॉडिफाई करके ये इक्वेशन और आ गई, इससे भी आपको बराबर याद रखना होगा। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, अब अगर आप ध्यान से देखें तो इस पूरे प्रोसेस के अंदर आप देखेंगे कि एम्पलीट्यूड भी कॉस का फंक्शन आ गया एंड इंटेंसिटी भी कॉस का फंक्शन आ गया।
ठीक है। अब इसमें स्पेशल केसेस होते हैं, स्पेशल केस है ना, जब कॉस की वैल्यू ये हो जाए तो क्या होगा, जब थीटा ये हो जाए तो क्या होगा, ऐसे स्पेशल केसेस होते हैं। तो मैं स्पेशल केसेस पिक करना शुरू कर रहा हूं। तो स्पेशल केस में सबसे पहला केस है व्हेन कैन बी फाइंड मैक्सिमम इंटेंसिटी, है ना, व्हेन कैन बी फाइंड मैक्सिमम इंटेंसिटी। ये सवाल मेरा अब आपसे भी है। मैं चाहता हूं कि इंटेंसिटी मैक्सिमम हो जाए, तो उसके लिए cos थीटा की वैल्यू क्या लूं, जल्दी बताइए। cos थीटा की वैल्यू मैं क्या लूं जिससे कि इंटेंसिटी मैक्सिमम हो जाए। तो सभी बच्चों का कहना होगा सर cos डेल्टा जो थीटा है ना, cos जो डेल्टा थीटा है इसे 1 हो जाना चाहिए एंड इसके लिए डेल्टा थीटा 0 हो जाना चाहिए, 0 डिग्री। बट बच्चों 0 के अलावा भी ऐसे काफी सारे सॉल्यूशन होंगे जहां पे ये इंटेंसिटी मैक्सिमम हो सकती होगी। 0 तो पहला एक एंगल है जिसपे cos की वैल्यू 1 हो रही है। इसके आगे और भी ऐसे एंगल होंगे जहां पे वैल्यू 1 आता होगा, और वो है 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई, ऐसे, है ना। तो अगर मैं कंटिन्यू करता जाऊं तो इसका जो आंसर है वो है 2n पाई, है ना। यानी कि जब कभी भी cos थीटा की वैल्यू बच्चों 1 दे रखी हो ना, जब कभी भी cos थीटा की वैल्यू 1 दे रखी हो तो उस एंगल के जो सॉल्यूशन होते हैं वो 2n पाई होते हैं। अब आप n में वैल्यूज डालते जाइए, n0 तो पहला आंसर आ जाएगा, n1 दूसरा आंसर आ जाएगा, n2 तो तीसरा, n3 तो चौथा। समझ पा रहे हैं? याद है आपको मैंने बेसिक में ऐसे बताया था, देयर इज अ कार्टेशियन सिस्टम, यहाँ 0 डिग्री, 90, 180, 270, 360। तो कहने का मतलब है अगर 0 पे cos 1 बन रहा है तो दोबारा गोल घूम के वापस जब यहाँ पे आएगा यानी कि 360 पे फिर से बदलेगा, दोबारा घूम के आएगा। तो ऐसे काफी सारे आंसर होंगे ना, तो उसका सबका एक अकेला आंसर ये होगा, है ना। तो इसको बोलते हैं सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। तो जब cos थीटा 1 हो तो इसका सॉल्यूशन इस इक्वेशन का होता है, सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन इज डेल्टा थीटा equals to 2n pi where n belongs to 0, 1, 2, dot ऐसे कुछ भी, है ना। अब ये चीज तो समझ में आ गई कि इन सारी वैल्यूज पे, इन सारे एंगल्स पे, इन सारे ही एंगल्स पे cos थीटा जो है वो 1 होने वाला है और हमारी इंटेंसिटी मैक्सिमम होने वाली है, ठीक है। तो इन सारी वैल्यूज पे आपका cos थीटा 1 हो जाएगा, है ना। अगर cos थीटा यानी कि डेल्टा थीटा 2n पाई हो जाएगा तो यूजिंग दैट फॉर्मूला 2 पाई में लैम्डा इनटू डेल्टा x। तो मुझसे पूछा गया बताओ पाथ डिफरेंस क्या होगा, तो मैंने देखा 2 पाई कैंसिल, वेयर n इज 0, 1, 2, 3 ठीक है। इस तरीके से यानी कि पाथ डिफरेंस भी जो है वो क्या क्या हो सकता है, 0, 1, 2, 3 ऐसे, है ना। डेल्टा x की वैल्यू n लैम्डा के बराबर आ, ठीक। अब मैं कंपेयर करता हूं जरा एंगल्स, ध्यान से देखिएगा, डेल्टा थीटा एंड डेल्टा x। पहला एंगल 0 डिग्री, उस पे डेल्टा x भी 0। दूसरा एंगल 2 पाई, इस पे आपका यहाँ पे वैल्यू ओनली लैम्डा, 2 लैम्डा, 3 लैम्डा, 4 लैम्डा एंड सो ऑन। यानी कि 0, 1, 2, 3 ये दिख रहा है यहाँ पे, देखिए। अब 2n पाई में वैल्यूज डालिए, 0, 1, 4 पाई, 6 पाई, 8 पाई, सो ऑन। ये सारे जो वैल्यूज हैं इधर दिस और दिस, इन दोनों पे ही जो है क्या होगा, मैक्सिमा मिलेगा। अब आप सोच रहे होंगे ये कैसे हो गया था, मतलब मैं समझा नहीं, मतलब आप जो बता रहे हो वो तो ठीक है, बट ये आखिर होता कैसे है ना। हो सकता है कि आपको अभी इन चीजों की फील ना आ रही हो एकदम से एकदम, है ना। कहने का मतलब बच्चे ये है, अगर ये हमारी वेव है, ये जो पहला पार्टिकल है और ये जो दूसरा पार्टिकल है ना, अगर किसी वेव का ये पहला पार्टिकल दूसरी वेव के इस पार्टिकल के साथ में ऐड होगा ना, यानी कि उन दोनों के बीच में अगर 2 पाई का एंगल होगा तो आपको इंटेंसिटी मैक्सिमम मिलेगी, इसका मतलब ये है, ठीक है। और अगर किसी वेव का ये वाला पार्टिकल, पहला वाला पार्टिकल और दूसरी वेव का, एक ब्लैक वेव और बना देता हूं यहाँ पे, 2 वेव है ना, और दोनों का देखो फ्रीक्वेंसी सेम रखना है तो ये दोनों का फ्रीक्वेंसी भी सेम, ठीक है। इसका ये पहला पार्टिकल, इसका ये ए वाला पार्टिकल, है ना। ये पार्टिकल और ये पार्टिकल, क्या दोनों के बीच का फेज 0 है, क्योंकि दोनों ही 0 से स्टार्ट हो रहे हैं, तो डेल्टा 5 0। क्या दिख रहा है, दोनों ही x 0 से शुरू हो रहे हैं तो डेल्टा x 0। तो जब ये पार्टिकल और ये पार्टिकल आपस में जुड़ेंगे तो दे विल गिव यू मैक्सिमम, दे विल गिव यू मैक्सिमम, ठीक है। सिमिलरली जब ये वाला पार्टिकल, अगला पार्टिकल कहां होना चाहिए, 2 पाई पे, है ना,
ये वाला पार्टिकल और ये वाला पार्टिकल जब जुड़ेंगे तो ये 0 पे है और ये 2 पाई पे है, तो इन दोनों के बीच का फेज डिफरेंस कितना हो गया 2 पाई, तो भी ये आपको क्या देंगे मैक्सिमम। आई बात समझ में, ऐसा है इसका मतलब, ठीक है। तो इस तरीके से अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे वेव्स जुड़, ठीक है। देखो मुझे नहीं पता, सपोज एक साउंड का सोर्स यहाँ पे रखा हुआ और एक साउंड का सोर्स पीछे से वेव दे रहा है ना, और ये तो थोड़ा सा डिस्टेंस ट्रेवल किया, तो इसने x1 डिस्टेंस ट्रेवल की यहाँ से यहाँ तक, इसने सिर्फ x2 की, तो मैं क्या करूंगा x1 माइनस x2 करूंगा। तो जब वो डिफरेंस डेल्टा x इनमें से किसी के बराबर आ जाएगा तो मुझे पता चलेगा कि यहाँ पे जब वो वेव्स ऐड हो रही हैं तो वो मैक्सिमम इंटेंसिटी देंगी या मिनिमम, समझ रहे हैं बात। इस तरीके से थोड़ा सा देखा जाता है ना। तो फीलिंग आपको इसकी धीरे धीरे ही लानी पड़ेगी, और ये आपके पास अगले मतलब अगली क्लासेस में, लाइट की क्लासेस में फिर से आएगा, तो आपको एक मौका और मिलेगा वहां पर फिर से, है ना। आप समझ जाएंगे, बहुत अच्छी तरह समझ जाएंगे, क्योंकि आ जाता है सभी को समझ में, है ना। तो ऐसी सिचुएशंस में इंटेंसिटी जो है वो मैक्सिमम हो जाती है। तो मैक्सिमम कितनी होती है वो देख लेते हैं। इंटेंसिटी मैक्सिमम का हमारा फॉर्मूला हो जाएगा इसी फॉर्मूले में I1 प्लस I2 प्लस 2 रूट अंडर I1 I2 cos डेल्टा फाई तो 1 हो गया, तो इसको मैं यूं लिख सकता हूं रूट अंडर I1 प्लस रूट अंडर I2 का होल स्क्वायर। जरा ध्यान से देखिए, क्या मैं मैक्सिमम इंटेंसिटी को ऐसे लिख सकता हूं रूट अंडर I1 प्लस रूट अंडर I2 का होल स्क्वायर, देखो लिख सकता हूं इस तरीके से, ठीक। अब जैसे इंटेंसिटी मैक्सिमम को लिख सकता हूं वैसे ही एम्पलीट्यूड को भी लिख सकता हूं। तो एम्पलीट्यूड मैक्सिमम अगर मैंने देखा तो इट वाज कमिंग आउट एज a1 स्क्वायर a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2, है ना, यानी इस पूरे का अंडर रूट। तो मैंने देखा अंडर रूट के अंदर a1 प्लस a2 का होल स्क्वायर हो रखा था, तो वो रूट से कट गया, तो हेंस a1 प्लस a2 विल बी द फाइनल आंसर, ठीक है। तो इंटेंसिटी मैक्सिमम और एम्पलीट्यूड मैक्सिमम निकालने के तरीके आ गए, और ये कब कब होंगे, जब जब दो पार्टिकल्स या दो वेव्स के बीच में ये फेज डिफरेंस होगा और ये पाथ डिफरेंस होगा, तब तक ये मैक्सिमम हो जाएंगे, है ना। Now, such interference in which intensities are maximum are known as constructive interference. Constructive मतलब आपने कुछ बनाया है, कुछ बड़ा बनाया है ना? इसका एक प्रैक्टिकल प्रूफ भी बताऊंगा आपको, तो आपको थोड़ा और मजा आएगा सुनने में, है ना। क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि थोड़ा इमेजिनेशन ज्यादा है इस चीज में, तो हो सकता है कई लोगों को थोड़ा तकलीफ हो, मुझे बताइएगा एक बार, आप लोगों से भी जानने को मिलेगा कि कितना बेटर ये आपको समझ में आ रहा है, ठीक है। सुनिएगा नेक्स्ट, अब मैं चाहता हूं स्पेशल केस के अंदर सेकंड कैटेगरी जो आती है ना, स्पेशल केस ही है फिर से। नेक्स्ट में जानना चाहता हूं व्हेन कैन वी फाइंड मिनिमम इंटेंसिटी, व्हेन कैन वी फाइंड मिनिमम इंटेंसिटी। बच्चों मिनिमम इंटेंसिटी हमको कब मिल सकती है, सोचिए, बताइए मुझे, फटाफट बताइए। व्हेन कैन वी फाइंड मिनिमम इंटेंसिटी, कब मिलेगी? बिल्कुल सही पहचाना आपने, जब जब cos डेल्टा फाई की वैल्यू, इसकी जब जब cos डेल्टा फाई की वैल्यू -1 होगी, तब तब मिनिमम इंटेंसिटी हमें मिलेगी। अब cos डेल्टा फाई या फिर डेल्टा थीटा जो भी बोलते हैं आप, है ना, मैंने कहीं पे फाई लिख दिया तो थीटा कर दीजिएगा, है ना। cos डेल्टा थीटा जब -1 हो तो थीटा डेल्टा थीटा कितना होगा बेटा? पहला एंगल तो मुझे पता है पाई, इसके बाद का एंगल मुझे नहीं पता, सोचिए कैसे सोचेंगे। सोचिए, पहला एंगल ये पाई है, अगला एंगल 3 पाई, फिर अगला एंगल 5 पाई, फिर अगला एंगल 7 पाई। क्या हो रहा है? क्या मैं यहाँ पे लिखूं इसका सॉल्यूशन जो होगा 3 पाई 5 पाई, क्या सारे के सारे ऑड मल्टीपल्स आ रहे हैं क्या? हाँ, सारे के सारे ऑड मल्टीपल्स आ रहे हैं। तो इस वाले एंगल का जो सॉल्यूशन है, ये अगर आप याद रख लेना सॉल्यूशन, तो ये आपको आने वाले कुछ समय में ये बहुत काम आने वाला है। आप सोचोगे मैं बार बार एक ही चीज बोल रहा हूँ, बट बच्चों वाकई में बहुत इंपॉर्टेंट ये ये भी इसका सॉल्यूशन है, ये भी इसका सॉल्यूशन है। The both are the solutions to this particular relation, है ना। फर्क दोनों में सिर्फ इतना है, यहाँ पे n की वैल्यू जो है वो 0 से स्टार्ट हो जाती है, 0 1 2 एंड सो ऑन। यहाँ पे n की वैल्यू जो है वो 1 से स्टार्ट होती है एंड सो ऑन, ठीक है। दोनों में यही फर्क है। ध्यान से देखिए, n की वैल्यू 0 डालिए 5 मिलेगा, 1 डालिए 3 मिलेगा, 2 डालिए 5 मिलेगा, ठीक। n की वैल्यू 1 डालिए 5 मिलेगा, n के लिए 2 डालिए ये मिलेगा। आपको इन दोनों में से इसे प्रेफरेंस देनी है ना।
आपको इन दोनों में से इसे प्रेफरेंस देनी है। ठीक है, आप इसी को ध्यान रखिएगा, हमारे लिए आगे जाके काम में यही ज्यादा आने वाला है। ठीक है, और उसका कारण ये है कि 1 पे 1 आंसर देता है, 2 पे 2 आंसर देता है, इसलिए। ठीक है, ध्यान रखेंगे। चलिए अब इसमें बात कर लेते हैं मिनिमम इंटेंसिटी के अंदर क्या होगा। अब मैं ज्यादा लंबा नहीं खींच रहा हूं क्योंकि आपको समझ में आ गया होगा। √I1 माइनस √I2 का होल स्क्वायर एंड एम्पलीट्यूड मिनिमम कैन बी रिटन एज A1 माइनस A2। ये आपका इधर से रिजल्ट आने वाला है। Such interferences are known as destructive interference। चलिए मैं अब आपको एक प्रैक्टिकल एग्जांपल बताता हूँ जिससे आपको मजा आएगा समझने में। ठीक है, सुनिएगा बात। मजा आएगा, ध्यान से देखिएगा और एग्जाम्पल की तरह ही ट्रीट कीजिएगा। ठीक है, सपोज कीजिए यहाँ एक मैरिज गार्डन है नंबर 1 एंड यहाँ एक और मैरिज गार्डन है नंबर 2। ठीक है, मुझे यहाँ के मैरिज गार्डन के नाम काफी कम पता है, बट एक राधिका है ना, जो कालावाड़ रोड पे ही है, और एक कोई पार्टी प्लॉट वो बहुत फेमस है, वो मुझे तो ध्यान नहीं आ रहा। चलिए कोई भी मान लेते हैं 1 और 2 है ना, सपोज कीजिए, है ना। यहाँ एक स्पीकर रखा है बहुत बढ़िया वाला शानदार पार्टी प्लॉट पे। ठीक है, एंड यहाँ भी एक स्पीकर रखा है हमने बहुत तगड़ा। ठीक है, सोर्स 1 सोर्स 2। ठीक है बच्चों, सोर्स 1 है सोर्स 2। लैम्डा 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 पता चल रहा है ना, सबको पता चल रहा है लैम्डा लैम्डा लैम्डा। अब वो कह रहा है यहां से लेकर यहां तक जो डिस्टेंस है इन बिटवीन दीज स्पीकर्स आपको दे रखा है, दैट डिस्टेंस इज 4.5 लैम्डा। दैट डिस्टेंस इज व्हाट 4.5 लैम्डा, है ना। डिस्टेंस लैम्डा के टर्म्स में ही जो है आपको दे रखी है। ठीक है, अब एक आदमी जो है वो एक मैरिज गार्डन से दूसरे मैरिज गार्डन पे अप्रोच कर रहा है। मेरी बात को ध्यान से सुनते रहना जो मैं बोल रहा हूँ। एक आदमी जो है चंटू पंटू कुछ भी मान लें आप, है ना, वो एक मैरिज गार्डन से दूसरे मैरिज गार्डन को अप्रोच कर रहा है, यानी कि गार्डन 1 से गार्डन 2 पे जा रहा है। रास्ते में ऐसे कितने पॉइंट्स आएंगे, ध्यान से सुनना, रास्ते में ऐसे कितने पॉइंट्स आएंगे जहां पे उस आदमी को इंटेंसिटी मैक्सिमम सुनाई देगी। स्पीकर्स के बारे में बात करें ना तो इंटेंसिटी मैक्सिमम सुनाई देगी बेटा। ठीक है, तो आपको पहले तो इस पर सोच विचार करना है, फटाफट से कीजिए सोच विचार। विचार करें, करो बेटा करो, विचार करो। चलो ध्यान दो, ध्यान देना। ठीक है, हमें एक चीज पता है कि जब इनके बीच में या तो पाथ डिफरेंस 0 हो जाए, या लैम्डा हो जाए, या 2 लैम्डा हो जाए, या 3 लैम्डा हो जाए, या 4 लैम्डा हो जाए, तो मैक्सिमम इंटेंसिटी सुनाई दे जाएगी। क्या मैं मान सकता हूं इससे ठीक बीचों बीच और इससे ठीक बीचों बीच कहीं यहाँ पे क्या डेल्टा एक्स क्या होता है, पहले तो ये ध्यान से सुनिए, है ना। ये साउंड की वेव यहां से यहां तक आई तो इसने कुछ डिस्टेंस ट्रेवल किया x1, यहां से यहां तक आई इसने कुछ डिस्टेंस ट्रेवल किया x2। जब ये x1 x2 दोनों बराबर हो जाएंगे तो डेल्टा x क्या हो जाएगा बेटा 0। तो इस जगह पे अगर आदमी खड़ा होगा तो उसको मैक्सिमम इंटेंसिटी सुनाई देगी और वो जो है डांस करने लगेगा, क्योंकि जब अच्छा साउंड सुनाई देता है ना तो बंदा डांस करता ही करता है। तो बल्ले बल्ले ऐसे आई बात सर। तो एकदम बीचों बीच सिमेट्री पे उसको मैक्सिमम इंटेंसिटी सुनाई देगी, यानी कि ये वो वाला स्पॉट हो गया 0 वाला। अब ध्यान से सुनो, अगर 0 वाला स्पॉट यहाँ पे हो गया तो इसके नजदीक में कहीं पे एक ऐसा स्पॉट भी होगा जहाँ पे लैम्डा भी होगा, एक ऐसा स्पॉट भी होगा जहाँ 2 लैम्डा भी होगा, एक ऐसा स्पॉट भी होगा जहाँ पे 3 लैम्डा भी होगा, यानी एक ऐसा स्पॉट होगा जहाँ पे 4 लैम्डा भी होगा। सिमिलरली यहाँ भी लैम्डा, 2 लैम्डा, 3 लैम्डा एंड 4 लैम्डा, ऐसे है। तो जितनी इनके बीच की जो दूरी है ना उतने ही पॉइंट्स पे रख सकता हूँ मैं। 0.5 वाला पॉइंट यहाँ नहीं ले पाऊंगा, कारण उसका ये है क्योंकि यहाँ पे इंटीजर्स होते हैं, 5 लैम्डा आएगा इसके बाद, तो 4.5 यहाँ नहीं लिया जाएगा। अच्छा, मैंने यहाँ पे लैम्डा नहीं लिखा, मैं मिस कर गया यहाँ पे लैम्डा लिखना, इसी के नीचे जरूर ऐड कीजिए डेल्टा x इज इक्वल टू 2n माइनस 1 लैम्डा बाय 2, है ना। वेर n बिलोंग्स टू 1 से लेकर 2 तक, तो इसका जो सॉल्यूशन होगा वो तो यहाँ पे लिखा हुआ है डेल्टा का, और डेल्टा x का जो सॉल्यूशन होगा पहला n1 डालिए, लैम्डा बाय 2 आएगा, फिर 3 लैम्डा बाय 2 आएगा, फिर 5 लैम्डा बाय 2 आएगा, फिर 7 लैम्डा बाय 2 आएगा एंड सो ऑन।
ये डेल्टा एक्स की वैल्यूज हैं, ठीक है। ये लिखना मैं भूल गया था, मैंने वहां तो लिखा था, यहाँ नहीं लिखा, ठीक है। अब अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू टेक केयर ऑफ, वो इंपॉर्टेंट थिंग ये है, अगर मैक्सिमम आ रहा है तो मिनिमम भी आएगा, और वो मिनिमम कहाँ आएगा वो सुनिए। पहला मिनिमम, मिनिमम मतलब इंटेंसिटी बहुत कम सुनाई देगी, वहां साउंड बहुत कम हो जाएगी, है ना। तो पहला मिनिमम बच्चों आ रहा है लैम्डा बाई 2 यानी कि 0.5 पे, 0.5 लैम्डा पे। फिर इसके बाद आएगा अगला 1.5 लैम्डा पे, फिर इसके बाद आएगा 2.5 लैम्डा पे, फिर आएगा 3.5 लैम्डा पे, और फिर आएगा 4.5 लैम्डा, ठीक है। सिमिलरली इधर भी वही सेम सिचुएशन चलेगी। तो मेरे से ये पूछा जाएगा कि अगर वो लड़का, ये जो लड़का है चप्पू, ये यहां से चलना शुरू करता है तो पहला मैक्सिमम इंटेंसिटी यहां सुन पाएगा, फिर दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां। तो टोटल 9 मैक्सिमा ये आदमी सुन सकता है। टोटल 9 टाइम्स इन हिज पाथ दिस मैन कैन हियर मैक्सिमम इंटेंसिटी, मैक्सिमम इंटेंसिटी टोटल 9 टाइम्स। इस चीज को थोड़ा फील करें, है ना। सिमिलरली मिनिमम कब कब फील करेगा? 4.5, 3.5, 2.5, 1.5, 0.5, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, टोटल 9 टाइम्स, सॉरी 10 टाइम्स इन हिज पाथ दिस मैन विल हियर मिनिमम इंटेंसिटी। मिनिमम इंटेंसिटी होगी इस आदमी ने जो साउंड सुननी है उस। और आपको एक खास बात बताऊं, है ना, आपको एक खास बात बताता हूँ, इस एक्सपेरिमेंट को आप पहली बार तो कर भी सकते हैं, करने में मजा तब आता है ना, ध्यान से देखिए नीचे लिखेगा, मजा तब आएगा जब A1 इक्वल टू A2 हो, जब A1 इक्वल टू A2 हो। क्योंकि जब ये होगा ना, when A1 is equals to A2, then ध्यान से देखना, मेरी बात ध्यान से सुनना, एम्पलीट्यूड मैक्सिमम विल बी 2A, A1 plus A2 देखो कितना हो रहा है 2A, इंटेंसिटी मैक्सिमम विल बी इक्वल्स टू हाउ मच, 2 रूट आई, है ना, और उसका स्क्वायर 4i, ठीक है। A मिनिमम A1 माइनस A2 0, इंटेंसिटी मिनिमम 0। इसका मतलब समझ में आ रहा है? इसका मतलब ये है कि ये आदमी, अगर ये दोनों स्पीकर इनका एम्पलीट्यूड अगर सेम हो, तो इसका मतलब ये है कि इससे ठीक 4.5 पे, यहाँ पे उसको गाना सुनाई ही नहीं देगा, एकदम ऐसा लगेगा शांति बनी हुई। आ रही बात समझ? मतलब मैं थोड़ा सा कदम आगे रखता हूँ और भाई गाना गायब जो बज रहा था स्पीकर में, थोड़ा सा कदम पीछे रखता हूँ, गाना सबसे तेज लाउड आवाज में सुनाई दे रहा है, मैक्सिमम इंटेंसिटी। ये तभी पॉसिबल है जब एम्पलीट्यूड दोनों के सेम हो। कायदे से प्रैक्टिकल लाइफ में ये हो ही नहीं पाता, इसी वजह से आपको ये फील नहीं आती। बट ये एक्सपेरिमेंटेड है एंड प्रूव्ड रिजल्ट्स हैं जो आपके सामने है। मैंने एक कदम आगे रखूंगा तो इंटेंसिटी जबरदस्त आएगी, एकदम साउंड बहुत मजेदार, बट एक कदम आगे और रखा तो वो खत्म भी हो जाएगी। जीरो मतलब बिल्कुल शांति। तो ऐसा कहा जाता है कि ये जो पॉइंट्स है ना ब्लू वाले, है ना, इन ब्लू वाले पॉइंट्स पे आपकी जो साउंड है वो किल हो जाती है या फिर वो मिनिमाइज हो जाती है, आप ऐसा समझें। और जो ब्लैक वाले पॉइंट्स हैं इन पे आपकी साउंड जो है वो मैक्सिमाइज हो जाती है ना। तो दीज आर पॉइंट्स ऑफ मैक्सिमास, या फिर कह सकता हूँ कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के पॉइंट्स हैं, एंड द ब्लू वंस आर योर पॉइंट ऑफ मिनिमास, या फिर वो पॉइंट्स हैं जहां पे मिनिमम इंटेंसिटी मिलेगी, है ना। अगर A1 A2 बराबर नहीं होते तो मिनिमम में, जैसे मान लीजिए मैक्सिमम में अगर 10 डेसिबल की साउंड मिल रही है तो मिनिमम में 2 डेसिबल की मिलेगी, ऐसा कुछ होता है ना। तो इस तरीके से चीजों को ध्यान दीजिएगा, ठीक है। ये वाले जो अभी एग्जांपल मैंने लिए हैं, ऐसे एग्जांपल जनरली लाइट में ज्यादा आते हैं, यहाँ पे नहीं आते, तो मैं इन पे ज्यादा आपको अभी एम्फेसाइज नहीं करवाना चाहता। ये एक फील दिलाने के लिए था कि अगर हम लोग ऐसे घूमते हैं तो कितने जो है मैक्सिमम पॉइंट्स आपको मिल सकते। जरा एक एग्जांपल और करवाऊंगा, उससे ज्यादा नहीं। सपोज कीजिए एक साउंड स्टेशन S1 है, एक साउंड स्टेशन S2 है। इस बार इन दोनों के बीच की जो दूरी है वो 4.2 लैम्डा है, ठीक है। और जो आदमी है उस आदमी को मैं यूं गोल घुमा रहा हूँ सर्कल के अंदर, है ना। आपको ये सारे एग्जाम्पल्स जो हैं किसी हल्की फुल्की बुक्स में नहीं मिलेंगे, है ना। ये एग्जाम्पल्स काफी अच्छे बुक्स में होते हैं, है ना। इवन एच सी वर्मा भी इस तरीके के किसी क्वेश्चन को एंटरटेन नहीं करता है, बट समझने के लिए हमारे को इन सब चीजों की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। अब
ये आपका साउंड सोर्स 1 है, ये साउंड सोर्स 2 है, ये इन दोनों के बीच की दूरी है दैट इज 4.2 लैम्डा, 4.2 लैम्डा। सेंटर ऑफ द सर्कल बिल्कुल सिमेट्री पे है, इनके बिल्कुल बीचों बीच, और ये पाथ है, सर्कुलर पाथ, ट्रैक, ठीक है। ट्रैक पे आदमी चलेगा, ठीक है, ट्रैक पे बंटी चलेगा, है ना। तो बंटी ट्रैक पे चलेगा, आपको बताना है इस ट्रैक में कौन कौन से पॉइंट्स पे उस बंटी को मैक्सिमम इंटेंसिटी सुनाई देगी और कौन कौन से पॉइंट्स पे उसको मिनिमम इंटेंसिटी सुनाई देगी। जरा सोच के देखिएगा, साउंड यहां से यूं इस S1 सोर्स से जो साउंड जा रहा है वो यूं जा रहा है। मैं सिर्फ आपको फील कराने के लिए सारे सवाल करा रहा हूं और कोई मोटिव नहीं है ना। ये सीधा गया, साउंड गया 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 यहाँ पहुंच, ठीक है। ये डिस्टेंस ट्रेवल किया x1 इस साउंड में, है ना, इस साउंड के वेव ने। अगला जो साउंड है S2 से ये साउंड यहाँ पे पहुंचा और ये डिस्टेंस ट्रेवल हुआ x2। क्या मुझे बता सकता है कोई इस पॉइंट का जो पाथ डिफरेंस है दैट इज डेल्टा x वो कितना होगा? तो मैं जहां तक देख पा रहा हूं दिस इज द पाथ डिफरेंस, है ना, क्योंकि इतना तो इसने ट्रेवल किया, इतना इसने ट्रेवल किया, ये डिफरेंस है। तो मैं इसको लिख देता हूँ 4.2 लैम्डा। अब आप जरा सोच के देखिए 4.2 लैम्डा जैसा कोई पॉइंट आता है क्या यहाँ? ये 2.5 है, ये 3.5 है, 3.5 के बाद जो अगला पॉइंट आएगा वो 9 लैम्डा बाई 2 आएगा, यानी कि 4.5 आएगा। तो यानी कि ना इसमें लाया करता है ना मैक्सिमम वाली कैटेगरी में लाया करता है, तो वो वेस्ट है वो पॉइंट, वहां कुछ भी नहीं सुनाई देगा। मतलब कुछ भी इन द सेंस वो पॉइंट हमारे काम का नहीं है। हमसे ये पूछा जा रहा है कि मैक्सिमा कहाँ पे होगा ये बताइए, ठीक है। अब सेंटर से एक सिमेट्रिक पॉइंट ऊपर यहाँ कहीं ना कहीं होगा। अब साउंड जो है, अब ध्यान से देखना, ये ब्लू वाली लाइन में मिटा देता हूँ, ठीक है, ये जरूरत नहीं है अभी, ठीक है, इसे बता रहे। क्या यही सेम प्रोसेस अपोजिट डायरेक्शन में भी होगा? यहाँ तो यहाँ पे भी इस लाइन के अलोंग एक पॉइंट आएगा इधर, है ना, इधर भी क्या होगा 4.2 लैम्डा होगा। और सिमिलरली ये जो डॉटेड पॉइंट ऊपर बन रहा है, ऐसे एक डॉटेड पॉइंट नीचे भी बनेगा क्योंकि सर्कुलर है ना पाथ, इसलिए। अब जरा सोच के देखिए, यहाँ से कोई साउंड आ रहा है और यहाँ से कोई साउंड आ रहा है, क्या इस जगह पे x1 और x2 इक्वल हो जाएंगे? बिकॉज एक आइसोसेलेस ट्रायंगल बन रहा है यहाँ, ध्यान से देखिए, यहाँ से जो साउंड ट्रेवल करके आ रही है और यहाँ से जो साउंड ट्रेवल करके आ रही है, दोनों का डिस्टेंस सेम है, तो क्या मैं डेल्टा x को 0 लिख सकता हूँ यहाँ? और सिमिलरली यहाँ पे भी डेल्टा x को मैं 0 लिख सकता हूँ, ठीक है। तो इसका मतलब 0 वाला स्पॉट यहाँ है, यानी कि यहाँ पे मैक्सिमम इंटेंसिटी होगी, ठीक है। मैक्सिमम इंटेंसिटी के लिए मैं ब्लैक वाले पॉइंट्स इस्तेमाल कर रहा हूँ, ठीक है। अब अगर डेल्टा x 0 है यहाँ पे और डेल्टा x 4.2 है यहाँ पे, तो बीच में सारे पॉइंट्स होंगे, तो यहाँ लैम्डा होगा, यहाँ 2 लैम्डा होगा, यहाँ 3 लैम्डा होगा एंड यहाँ 4 लैम्डा भी होगा, ठीक है। सिमिलरली यहाँ लैम्डा होगा, यहाँ 2 लैम्डा होगा, यहाँ 3 लैम्डा होगा, यहाँ 4 लैम्डा होगा, तभी तो 4.2 आएगा। 0 1 2 3 4 4.2 ऐसे, 0 1 2 3 4 4.2, यहाँ पे भी 0 फिर 1 2 3 4 ऐसे, है ना, 0 फिर 1 2 3 4, तभी तो आएगा, है ना। तो इतने सारे मैक्सिमम पॉइंट्स हैं यहाँ पे, कितने हैं गिनना पड़ेगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 इंटू 2 18, टोटल मैक्सिमम पॉइंट्स आर 18, टोटल मैक्सिमम पॉइंट्स आर 18। मिनिमम पॉइंट्स कैसे निकालें? इसके बीच में जो लैम्डा बाई 2 है वो ये 0.5 होता है ना, तो इसको मैं डायरेक्ट 0.5 लिखता हूँ, 0.5 लैम्डा, 1.5 लैम्डा, 2.5 लैम्डा, 3.5 लैम्डा, यहाँ नहीं आ सकता, है ना, ये काम का नहीं, ये काम का नहीं, ये काम का है ही नहीं, इसको क्रॉस मार दीजिए। 4.5 पॉसिबल है नहीं, यहाँ पे 0.5 है ना, यहाँ पे वापस से 1.5, यहाँ पे 2.5, यहाँ पे 3.5, फिर ये काम का नहीं है। 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे सेम टू सेम नीचे होंगे तो 16, तो मिनिमम पॉइंट्स आर 16, ये आंसर। हो सकता है अभी आपके मन में फाइट चल रही हो कि यार ये मैक्सिमा मिनिमा क्या है ना। बच्चों थोड़ा सा एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, 4 बार नहीं, कोशिश करते रहिएगा, बिकॉज द सेम कंटेंट गोज अगेन टू योर क्लास 12, ठीक है। हालांकि क्वेश्चंस में किसी भी तरीके का कोई लफड़ा नहीं आएगा, आपको ऐसा लगेगा ही नहीं कि क्वेश्चन आपसे नहीं हुआ है ना, बट ये चीज याद रखिएगा, मैं अगर इस जगह पे खड़ा हूँ, एक साउंड अगर यहाँ से आ रही है, एक साउंड अगर यहाँ से आ रही है ना, दोनों जगह से मैं सुन रहा हूँ, कान में जा रही है ऐसा। अच्छा, कई बार ऐसा होता है कि काफी सारे बच्चे बात कर रहे होते हैं,
क्लास के अंदर। सब्जी मंडी में ही देख लो यार, सब्जी मंडी बोलते हैं हम लोग, क्लासों को सब्जी मंडी बना रखा है, टीचर लोग अक्सर डांटते वक्त ये बोलते हैं। तो सब्जी मंडी में क्या होता है, एक आवाज इस तरफ से आ रही होती है, गाजर ले ले, ये इधर से आती है मिर्चा ले ले, है ये दो साउंड एक साथ आ रही है। एक बंदा दूर खड़ा होगा, एक बंदा पास खड़ा होगा, एक ने x1 ट्रेवल किया, दूसरे ने x2 ट्रेवल किया, कुछ ना कुछ तो पाथ डिफरेंस होगा भाई, इतना तो मानते हो। अगर कुछ ना कुछ पाथ डिफरेंस है और वो इस कैटेगरी का है तो आपको साउंड मिनिमम सुनाई देगी, बस इतना ध्यान रखो। और अगर वो लैम्डा 2 लैम्डा इस तरीके की कैटेगरी का है, यानी कि नॉन डेसिमल है, तो वो मैक्सिमम सुनाई देगी। सिर्फ इतनी सी चीजों का अपन को ध्यान रखना है, और ये रख पाएंगे तो मजा आ जाएगा, क्वेश्चन आपसे तुरंत फटाफट बनने लगेगा। ठीक है, अब आगे कैसे सवाल इसके ऊपर आते हैं मैं उस पर बातचीत करना चाहूंगा।